क्लास 8 हिस्ट्री चैप्टर नंबर 6 बुनकर, लोहा बनाने वाले और फैक्ट्री मालिक। चित्र 1। 17वीं सदी में सूरत बंदरगाह पर व्यापारिक जहाज। भारत के पश्चिमी तट पर गुजरात स्थित सूरत हिंद महासागर के रास्ते होने वाले व्यापार के सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाहों में से एक था। डच और ब्रिटिश व्यापारिक जहाज 17वीं सदी की शुरुआत में ही इस बंदरगाह को इस्तेमाल करने लगे थे। 18वीं सदी में इस बंदरगाह का महत्व गिरने लगा। इस अध्याय में हम कपड़ा और लोहा व इस्पात उद्योग, इन दो उद्योगों का विशेष अध्ययन करते हुए देखेंगे कि ब्रिटिश शासन के अंतर्गत भारतीय कारीगरी और उद्योगों की दशा क्या थी। आधुनिक विश्व में औद्योगिक क्रांति की दृष्टि से ये दोनों ही उद्योग बहुत महत्वपूर्ण थे। सूती कपड़े के मशीनी उत्पादन ने ही 19वीं सदी में ब्रिटेन को दुनिया का सबसे प्रमुख औद्योगिक राष्ट्र बना दिया था। 1850 के दशक से जब ब्रिटेन का लोहा और इस्तेमाल उद्योग भी पनपने लगा तो ब्रिटेन दुनिया का कारखाना कहलाने लगा। ब्रिटेन के औद्योगिकरण और भारत पर ब्रिटिश विजय और उपनिवेशीकरण में गहरा संबंध था। आप अध्याय 2 में देख चुके हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक हितों की रक्षा करने के लिए किस तरह भारतीय भूभागों पर कब्जे हुए और किस तरह व्यापार का ढांचा बदलता गया। 18वीं सदी के आखिर में ईस्ट इंडिया कंपनी भारत से चीज़ें खरीदती थी और उन्हें इंग्लैंड व यूरोप में ले जाकर बेच देती थी। इसी क्रय विक्रय से उसे भारी मुनाफा होता था। जैसे जैसे ब्रिटेन का औद्योगिक उत्पादन बढ़ने लगा, वहाँ के उद्योगपति भारत को अपने औद्योगिक उत्पादों के विशाल बाजार के रूप में देखने लगे। इस तरह ब्रिटेन से तैयार माल भारत के बाज़ारों में आने लगा। इससे भारतीय शिल्पों और उद्योगों पर किस तरह के असर पड़े, प्रस्तुत अध्याय में हम इसी सवाल पर चर्चा करेंगे। भारतीय कपड़े और विश्व बाजार। आइए पहले कपड़ा उत्पादन पर नज़र डालें। बंगाल पर अंग्रेज़ों की विजय से पहले 1750 के आसपास भारत पूरी दुनिया में कपड़ा उत्पादन के क्षेत्र में औरों से कोसों आगे था। भारतीय कपड़े लंबे समय से अपनी गुणवत्ता और बारीक कारीगरी के लिए दुनिया भर में मशहूर थे। दक्षिण पूर्वी एशिया, जावा, सुमात्रा और पेनांग तथा पश्चिमी एवं मध्य एशिया में इन कपड़ों का भारी व्यापार था। 16वीं शताब्दी से यूरोप की व्यापारिक कंपनियां यूरोप में बेचने के लिए भारतीय कपड़े खरीदने लगी थीं। इस फलते फूलते व्यापार और भारतीय बुनकरों के हुनर की यादें अंग्रेजी और अन्य भाषाओं के बहुत सारे शब्दों में आज भी जिंदा हैं। ऐसे शब्दों की जड़ों को ढूंढना और उनके अर्थ जानना बड़े मज़ेदार हैं। शब्दों में इतिहास छिपा है। यूरोप के व्यापारियों ने भारत से आया बारीक सूती कपड़ा सबसे पहले मौजूदा इराक के मोसुल शहर में अरब के व्यापारियों के पास देखा था। इसी आधार पर वे बारीक बुनाई वाले सभी कपड़ों को मसलिन, मलमल कहने लगे। जल्दी ही यह शब्द खूब प्रचलित हो गया। मसालों की तलाश में जब पहली बार पुर्तगाली भारत आए तो उन्होंने दक्षिण पश्चिमी भारत में केरल के तट पर कालीकट में डेरा डाला। यहाँ से वे मसालों के साथ सूती कपड़ा भी लेते गए। कालीकट से निकले शब्द को कैलिको कहने लगे। बाद में हर तरह के सूती कपड़े को कैलिको ही कहा जाने लगा। ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जो पश्चिमी बाज़ारों में भारतीय कपड़ों की लोकप्रियता की कहानी कहते हैं। चित्र 3 में आप एक ऑर्डर बुक का पन्ना देख सकते हैं जिसे 1730 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने कलकत्ता स्थित अपने नुमाइंदों के पास भेजा था। वही के मुताबिक उस साल कपड़े के 5,89,000 थानों का ऑर्डर मिला था। यदि आप इसी बही के पन्नों को पलटते तो आपको पता चलता कि उसमें सूती और रेशमी कपड़ों की 98 किस्मों का जिक्र किया गया है। यूरोपीय व्यापारी उन्हें पीस गुड्स कहते थे, जो आमतौर पर 20 गज लंबा और 1 गज चौड़ा थान होता था। आइए अब इसी बही में दी गई विभिन्न किस्मों के नामों को देखें। थोक में जिन कपड़ों का ऑर्डर दिया गया था उनमें छापेदार सूती कपड़े भी शामिल थे।
उन्हें व्यापारी शिंज, कोसा या खस्सा और बंडाना कहते थे। क्या आप जानते हैं कि अंग्रेजी का शिंज शब्द कहाँ से आया है? जी हाँ, यह हिंदी के छींट शब्द से निकला है। हमारे यहाँ छींट रंगीन फूल पत्तियों वाले छोटे छापे के कपड़े को कहा जाता है। 1680 के दशक तक इंग्लैंड और यूरोप में छापेदार भारतीय सूती कपड़े की जबरदस्त मांग पैदा हो चुकी थी। आकर्षक फूल पत्तियों, बारीक रेशे और सस्ती कीमत की वजह से भारतीय कपड़े का एक अलग ही रुतबा था। इंग्लैंड के रईस ही नहीं बल्कि खुद महारानी भी भारतीय कपड़ों से बने परिधान ही पहनती थी। बंडाना शब्द का इस्तेमाल गले या सिर पर पहनने वाले चटक रंग के छापेदार गुलूबंद के लिए किया जाता है। यह शब्द हिंदी के बांधना शब्द से निकला है। इस श्रेणी में चटक रंगों वाले ऐसी बहुत सारी किस्म के कपड़े आते थे जिन्हें बांधने और रंगसाजी की विधियों से ही बनाया जाता था। बही में कई दूसरी तरह के कपड़ों का भी जिक्र है जिसका नाम उनके जन्म स्थान के अनुसार लिखा गया है। कासिम बाजार, पटना, कलकत्ता, उड़ीसा, चारपुर आदि। इन शब्दों का व्यापक प्रयोग से पता चलता है कि दुनिया के विभिन्न भागों में भारतीय कपड़े कितने मशहूर हो चुके थे। चित्र 2, पटोला बुनाई। 19वीं सदी के मध्य में पटोला बुनाई सूरत, अहमदाबाद और पाटन में होती थी। इंडोनेशिया में इस बुनाई का भारी बाजार था और वहाँ यह स्थानीय बुनाई परंपरा का हिस्सा बन गई थी। चित्र 3, ईस्ट इंडिया कंपनी की ऑर्डर बही का एक पन्ना, 1730। गौर से देखें कि बही में किस तरह एक एक चीज़ की कीमत लंदन में ही तय कर दी गई थी। ये सामान मांगने के लिए कंपनी को 2 साल पहले ऑर्डर देने पड़ते थे, क्योंकि ऑर्डर को भारत भेजने, जरूरी कपड़े बनवाने और उन्हें वापस भिजवाने में इतना समय तो लग ही जाता था। जब कपड़े के थान लंदन पहुंच जाते थे तो उन्हें नीलामी के जरिए बेच दिया जाता था। चित्र 4, जामदानी बुनाई 20वीं सदी की शुरुआत में। जामदानी एक तरह का बारीक मलमल होता है जिस पर करघे में सजावटी चिन्ह बुने जाते हैं। इनका रंग प्रायः सलेटी और सफ़ेद होता है। आमतौर पर सूती और सोने के धागों का इस्तेमाल किया जाता था, जो कि इस चित्र में दिखाई दे रहा है। बंगाल में स्थित ढाका और संयुक्त प्रांत, वर्तमान उत्तर प्रदेश स्थित लखनऊ जामदानी बुनाई का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र थे। चित्र 5, मसूलीपट्टनम, आंध्र प्रदेश में बारीक कपड़े पर छपाई छींट 19वीं सदी के मध्य में। ईरान और यूरोप को निर्यात होने वाले छींट का यह बढ़िया उदाहरण है। चित्र 6, बंडाना डिजाइन 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में। कपड़े के मध्य से गुजरती लकीर को देखें। आप जानते हैं यह क्यों है? दरअसल इस ओढ़नी में 2 बांधकर रंगे गए हैं। रेशमी कपड़े के टुकड़ों को सोने की कढ़ाई के जरिए एक दूसरे में सी दिया गया है। बंडाना शैली के कपड़े अधिकांशतः राजस्थान और गुजरात में बनाए जाते थे। यूरोपीय बाजारों में भारतीय कपड़ा। 18वीं सदी की शुरुआत तक आते आते भारतीय कपड़े की लोकप्रियता से बेचैन इंग्लैंड के ऊन व रेशम निर्माता भारतीय कपड़ों के आयात का विरोध करने लगे थे। इसी दबाव के कारण 1720 में ब्रिटिश सरकार ने इंग्लैंड में छापेदार सूती कपड़े छींट के इस्तेमाल पर पाबंदी लगाने के लिए एक कानून पारित कर दिया। संयोगवश इस कानून को भी कैलिको अधिनियम ही कहा जाता था। उस समय इंग्लैंड में नए नए कपड़ा कारखाने खुल रहे थे। भारतीय कपड़ों के सामने लाचार अंग्रेज कपड़ा उत्पादक अपने देश में भारतीय कपड़ों के प्रवेश पर पूरी पाबंदी चाहते थे ताकि पूरे इंग्लैंड में केवल उन्हीं का कपड़ा बिके। इस क्रम में इंग्लैंड की सरकार ने सबसे पहले कैलिको छपाई उद्योग को ही सरकारी संरक्षण में विकसित किया। अब सफ़ेद मलमल या बिना मांड वाले कोरे भारतीय कपड़े पर इंग्लैंड में ही भारतीय डिज़ाइन छापे जाने लगे। भारतीय कपड़ों के साथ इस होड़ की वजह से इंग्लैंड में तकनीकी सुधारों की ज़रूरत दिखाई देने लगी थी। 1764 में जॉन के ने स्पिनिंग जैनी का आविष्कार किया, जिससे परंपरागत तकलियों की उत्पादकता काफ़ी बढ़ गई।
1786 में रिचर्ड आर्कराइट ने वाष्प इंजन का आविष्कार किया, जिसने सूती कपड़े की बुनाई को क्रांतिकारी रूप से बदल दिया। अब बहुत सारा कपड़ा बेहद कम कीमत पर तैयार किया जा सकता था। इसके बावजूद दुनिया के बाजारों पर भारतीय कपड़े का दबदबा 18वीं सदी के आखिर तक बना रहा। डच, फ्रेंच, ब्रिटिश और अन्य यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों ने इस व्यापार से बेहिसाब मुनाफा कमाया। ये कंपनियां भारत आकर चांदी के बदले सूती और रेशमी कपड़े खरीदती थीं। परंतु जैसा कि आप जानते हैं, जब इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की राजनीतिक सत्ता मिल गई तो उसे भारतीय चीज़ें खरीदने के लिए चांदी मंगाने की जरूरत नहीं रही। अध्याय 2। इसके बाद तो ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में ही किसानों और जमींदारों से राजस्व इकट्ठा करके उस पैसे से कपड़ा खरीदने लगी। बुनकर कौन थे? बुनकर आमतौर पर बुनाई का काम करने वाले समुदायों के ही कारीगर होते थे। वे पीढ़ी दर पीढ़ी इसी हुनर को आगे बढ़ाते थे। बंगाल के तांती, उत्तर भारत के जुलाहे या मोमिन, दक्षिण भारत के साले व कैक्कोलार तथा देवांग समुदाय बुनकरी के लिए प्रसिद्ध थे। सूत कातना कपड़ा उत्पादन का सबसे पहला चरण था। यह काम अधिकांशतः महिलाओं के जिम्मे रहता था। चरखा और तकली घर घर में पाए जाते थे। धागे को चरखे पर काट कर तकली पर लपेट दिया जाता था। जब कताई पूरी हो जाती थी तो बुनकर इस धागे से कपड़े बुनते थे। ज़्यादातर समुदायों में बुनाई का काम पुरुष करते थे। रंगीन कपड़ा बनाने के लिए रंगरेज इस धागे को रंग देते थे। छपाईदार कपड़ा बनाने के लिए बुनकरों को चिप्पीगर नामक माहिर कारीगरों की ज़रूरत होती थी, जो ठप्पे से छपाई करते थे। हथकरघों पर होने वाली बुनाई और उससे जुड़े व्यवसायों से लाखों भारतीयों की रोजी रोटी चलती थी। गतिविधि। आपकी राय में कैलिको अधिनियम का यह नाम कैलिको अधिनियम क्यों रखा गया? इस नाम से इस बारे में क्या पता चलता है कि कौन से कपड़े पर पाबंदी लगाई जा रही थी? स्पिनिंग जैनी एक ऐसी मशीन जिससे एक कामगार एक साथ कई तकलियों पर काम कर सकता था। जब पहिया घूमता था तो सारी तकलियां घूमने लगती थी। चित्र 7। कोचिन स्थित डच बस्ती का समुद्र से दिखता दृश्य। 17वीं शताब्दी में जैसे जैसे यूरोपीय व्यापार फैला, विभिन्न बंदरगाहों पर व्यापारिक बस्तियां भी बनने लगीं। कोचिन में डच बस्तियां 17वीं शताब्दी में विकसित हुई। बस्ती के चारों तरफ स्थित किलेबंदी को देखिए। चित्र 8। बुनाई केंद्र 1500 से 1750। अगर आप इस नक्शे को देखें तो पाएंगे कि 19वीं सदी के प्रारंभ में कपड़ा उत्पादन 4 क्षेत्रों में केंद्रित था। बंगाल सबसे महत्वपूर्ण केंद्रों में से एक था। डेल्टा की असंख्य नदियों से सटे बंगाल के उत्पादन केंद्र अपना माल दूर दूर तक आसानी से भेज सकते थे। याद रखें कि 19वीं सदी के प्रारंभ में रेलवे की शुरुआत नहीं हुई थी और सड़कें भी अभी बननी ही शुरू हो रही थी। पूर्वी बंगाल, अब बांग्लादेश, स्थित ढाका 18वीं सदी में सबसे महत्वपूर्ण कपड़ा उत्पादन केंद्र था। वे शहर अपनी मलमल और जामदानी बुनाई के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध था। यदि आप नक्शे में भारत के दक्षिण भाग को देखें तो मद्रास से उत्तरी आंध्र प्रदेश तक फैले कोरोमंडल तट के साथ साथ सूती कपड़ा बुनाई केंद्रों का एक और समूह दिखाई पड़ेगा। पश्चिमी तट पर मुख्य बुनाई केंद्र गुजरात में स्थित थे। चित्र 9। बंगाल का एक तांती बुनकर। बेल्जियन चित्रकार सोलविंस द्वारा बनाया गया चित्र। 1790 का दशक। इस चित्र में तांती बुनकर गड्ढे वाले करघे में काम कर रहा है। क्या आप जानते हैं कि गड्ढे वाला करघा क्या होता है? औरांग। फारसी भाषा में गोदाम को औरांग कहा जाता है। वहाँ बिक्री से पहले चीज़ों को जमा करके रखा जाता है। वर्कशॉप के लिए भी यह शब्द इस्तेमाल होता है। भारतीय कपड़े का पतन। ब्रिटेन में सूती कपड़ा उद्योग के विकास से भारतीय कपड़ा उत्पादकों पर कई तरह के असर पड़े। पहला, अब भारतीय कपड़े को यूरोप और अमेरिका के बाज़ारों में ब्रिटिश उद्योगों में बने कपड़ों से मुकाबला करना पड़ता था। दूसरा,
भारत से इंग्लैंड को कपड़े का निर्यात मुश्किल होता जा रहा था, क्योंकि ब्रिटिश सरकार ने भारत से आने वाले कपड़े पर भारी सीमा शुल्क थोप दिए थे। इंग्लैंड में बने सूती कपड़े ने 19वीं सदी की शुरुआत तक भारतीय कपड़े को अफ्रीका, अमेरिका और यूरोप के परंपरागत बाजारों से बाहर कर दिया था। इसकी वजह से हमारे यहाँ के हजारों बुनकर बेरोजगार हो गए। सबसे बुरी मार बंगाल के बुनकरों पर पड़ी। ब्रिटिश और यूरोपीय कंपनियों ने भारतीय माल खरीदने बंद कर दिए और उनके एजेंटों ने तयशुदा आपूर्ति के लिए बुनकरों को पेशगी देना बंद कर दिया था। परेशान बुनकरों ने मदद के लिए बार बार सरकार से गुहार लगाई, लेकिन असली दुर्दिन तो अभी आने वाले थे। 1830 के दशक तक भारतीय बाजार ब्रिटेन में बने सूती कपड़े से पट गए। दरअसल 1880 के दशक तक स्थिति यह हो गई थी कि भारत के लोग जितना सूती कपड़ा पहनते थे, उसमें से 2/3 ब्रिटेन का बना होता था। इससे न केवल बुनकरों बल्कि सूत काटने वालों की भी हालत खराब होती गई। जो लाखों ग्रामीण महिलाएं सूत काट कर ही अपनी आजीविका चला रही थीं, वे बेरोजगार हो गईं। लेकिन भारत में हथकरघों से होने वाली बुनाई पूरी तरह खत्म नहीं हुई। इसकी वजह यह थी कि कपड़ों की कुछ किस्में मशीनों पर नहीं बन सकती थीं। भला जटिल और मनभावन किनारियों वाली साड़ी या परंपरागत बुनाई वाले कपड़े मशीनों पर कैसे बन सकते थे? इन कपड़ों की न केवल रईसों के बीच बल्कि मध्य वर्ग में भी काफ़ी मांग थी, और न ही ब्रिटेन के कपड़ा मिलों में वह बेहद मोटा कपड़ा बनता था जिसे भारतीय गरीब पहनते थे। आपने पश्चिमी भारत में स्थित शोलापुर और दक्षिण भारत में स्थित मदुरा का जिक्र जरूर सुना होगा। ये शहर 19वीं सदी के आखिर में बुनकरी के नए महत्वपूर्ण केंद्र बनकर सामने आए। बाद में राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने भी लोगों से आह्वान किया कि वे आयातित कपड़ों का बहिष्कार करें और हाथ से कते हुए सूत और हाथ से बने कपड़े ही पहने, हाथ से बुने कपड़े ही पहने। इस तरह खादी राष्ट्रवाद का प्रतीक बनती चली गई। चरखा भारत की पहचान बन गया और 1931 में उसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तिरंगे झंडे के बीच वाली पट्टी में जगह दी गई। आइए देखें कि आजीविका के साधन गंवा चुके बुनकरों और सूत काटने वालों का क्या हुआ। उनमें से बहुत सारे तो खेतिहर मजदूर बन गए थे, कुछ काम की तलाश में शहरों की तरफ चले गए और बहुत से देश से बाहर अफ्रीका व दक्षिणी अमेरिका के बागानों में काम करने के लिए चले गए। इनमें से कुछ हथकरघा बुनकरों को बंबई, अब मुंबई, अहमदाबाद, शोलापुर, नागपुर और कानपुर में खुले हुए कपड़ा कारखानों में नौकरी भी मिल गई। स्रोत 1, हम भूखों मर जाएंगे। 1823 में भारत की कंपनी सरकार को 12,000 बुनकरों की तरफ से एक पत्र मिला, जिसमें कहा गया था कि हमारे पुरखे और हम लोगों को कंपनी से पेशगी मिलती थी, जिससे हम कंपनी के लिए बढ़िया कपड़े बुनकर अपने अपने परिवारों का पेट पालते थे। हमारी बदनसीबी है कि अब औरांग खत्म कर दिए गए हैं, जिसकी वजह से हम लोगों और हमारे परिवारों के पास आजीविका का साधन नहीं बचे हैं। हम बुनकर हैं और कोई दूसरा कारोबार नहीं जानते। अगर बोर्ड ऑफ ट्रेड, व्यापार बोर्ड, हम पर कृपा नहीं करता और हमें कपड़ों के ऑर्डर नहीं देता है तो हम भूखों मर जाएंगे। व्यापारिक बोर्ड की कार्रवाई 3 फरवरी 1824। स्रोत 2, कृपया इसे अपने अखबार में प्रकाशित करें। 1828 में एक विधवा कताई कामगार ने समाचार दर्पण नामक बंगाली अखबार के नाम से भेजे पत्र में अपनी दुर्दशा का इस तरह बयान किया था। सेवा में संपादक समाचार। मैं कताई कामगार हूँ। भारी कष्ट के साथ मैं यह पत्र लिख रही हूँ। कृपया इसे अपने पत्र में प्रकाशित करें। जब मेरी उम्र 22 साल थी तभी मेरे पति का देहांत हो गया था। मेरी 3 बेटियां थीं। जब मेरे पति का देहांत हुआ हमारे पास कुछ भी नहीं बचा था। उनके श्राद्ध के लिए मुझे अपने गहने बेचने पड़े। जब हम भूखों मरने की हालत में पहुंच गए तो भगवान ने मुझे जिंदा रहने का एक रास्ता दिखाया। मैं तकली और चरखे पर सूत काटने लगी। बुनकर हमारे घर आते और 3 तोले प्रति रुपये की दर से सूत खरीद कर ले जाते। बुनकरों से मुझे जितनी पेशगी चाहिए होती थी
मुझे मिल जाती थी। इस तरह हम खाने पीने और कपड़ों के बारे में निश्चिंत रहने लगे। कुछ सालों से मैंने 28 रुपये इकट्ठा कर लिए थे। इस पैसे से मैंने अपनी एक बेटी का ब्याह किया। इसी तरह मेरी तीनों बेटियां अपने अपने घर चली गईं। अब 3 साल से हम दोनों औरतें, मेरी सास और मैं, दाने दाने को तरस रहे हैं। अब सूत खरीदने वाले बुनकर हमारे पास नहीं आते। अगर मैं बाज़ार में सूत भेजती हूँ तो पहले के मुकाबले 1/4 दाम भी नहीं मिलते। समझ में नहीं आता कि ये सब कैसे हो गया है। मैंने बहुतों से पूछा है। लोग कहते हैं कि बाहर से बिलायती सूत आयात किया जा रहा है। बुनकर वही सूत खरीदकर कपड़ा बनाते हैं। लोग इस सूत का बना कपड़ा 2 महीने भी नहीं पहन पाते। वह गलकर तार तार हो जाता है। कष्टों में फंसी एक कताई कामगार की आप बीती। सूती कपड़ा मिलों का उदय। भारत में पहली सूत कपड़ा मिल 1854 में बम्बई में स्थापित हुई। यह कताई मिल थी। 19वीं सदी की शुरुआत से ही भारत से इंग्लैंड और चीन को होने वाले कच्चे कपास के निर्यात के लिए बम्बई एक महत्वपूर्ण बंदरगाह बन चुका था। बम्बई पश्चिमी भारत की काली मिट्टी वाली उस विशाल पट्टी से काफ़ी निकट था जहां कपास की खेती की जाती थी। जब वहां सूती कपड़ा मिलों की स्थापना हुई तो उन्हें कच्चा माल आसानी से मिलने लगा। सन 1900 तक आते आते बम्बई में 84 कपड़ा मिलें चालू हो चुकी थीं। उनमें से बहुत सारी मिलें पारसी और गुजराती व्यवसायियों ने खोली थी जो चीन के साथ व्यापार के जरिए काफ़ी पैसा कमा चुके थे। इस दौरान दूसरे शहरों में भी ऐसे कई कारखाने खोले गए। अहमदाबाद में पहला कारखाना 1861 में खुला। अगले ही साल संयुक्त प्रांत स्थित कानपुर में भी एक कारखाना खुल गया। सूती कपड़ा मिलों की बढ़ती संख्या के कारण भी मजदूरों की मांग भी बढ़ने लगी। हजारों गरीब काश्तकार, दस्तकार और खेतिहर कामगार कारखानों में काम करने के लिए शहरों की तरफ जाने लगे। प्रारंभिक कुछ दशकों के दौरान भारतीय कपड़ा कारखानों को बहुत सारी समस्याओं से जूझना पड़ा। सबसे पहली समस्या तो यह थी कि इस उद्योग को ब्रिटेन से आए सस्ते कपड़ों का मुकाबला करना पड़ता था। ज़्यादातर देशों में सरकारें आयातित वस्तुओं पर सीमा शुल्क लगाकर अपने देश में औद्योगिकरण को बढ़ावा देती थी। इससे प्रतिस्पर्धा खत्म हो जाती थी और संबंधित देश के नवजात उद्योगों को संरक्षण मिलता था। परंतु औपनिवेशिक भारतीय सरकार ने स्थानीय उद्योगों को आमतौर पर इस तरह की सुरक्षा नहीं दी। लिहाजा भारत में औद्योगिक सूती वस्त्रोत्पादन की पहली बड़ी लहर प्रथम विश्व युद्ध के समय दिखाई दी, जब ब्रिटेन से आने वाले कपड़े की मात्रा में काफ़ी कमी आ गई थी और सैनिक ज़रूरतों को पूरा करने के लिए भारतीय कारखानों से कपड़ों का उत्पादन बढ़ाने की मांग की जाने लगी। टीपू सुल्तान की तलवार और वुड्स स्टील। भारतीय इस्पात और लौह धातु कला की कहानी हम टीपू सुल्तान के एक मशहूर किस्से से शुरू करते हैं। ये वही टीपू सुल्तान हैं जिन्होंने 1799 तक मैसूर पर शासन किया और अंग्रेज़ों से 4 लड़ाइयाँ लड़ी और हाथ में तलवार लिए लड़ते लड़ते मारे गए थे। टीपू की विश्वविख्यात तलवारें आज इंग्लैंड के संग्रहालयों की बहुमूल्य संपत्ति है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि टीपू की तलवार इतनी खास क्यों थी? दरअसल इस तलवार की धार इतनी सख्त और पैनी थी कि वह दुश्मन के लौह कवच को भी आसानी से चीर सकती थी। इस तलवार में यह गुण कार्बन की अधिक मात्रा वाली वुड्स नामक स्टील से पैदा हुआ था, जो पूरे दक्षिण भारत में बनाया जाता था। इस वुड्स स्टील की तलवारें बहुत पैनी और लहरदार होती थीं। इनकी यह बनावट लोहे में गड़े कार्बन के बेहद सूक्ष्म कणों से पैदा होती थी। टीपू सुल्तान की मृत्यु के 1 साल बाद 1800 में मैसूर की यात्रा करने वाले फ्रांसिस बुकानन ने इस बात का ब्यौरा दिया है कि मैसूर की सैकड़ों प्रगलन भट्टियों में वुड्स स्टील किस तरह बनाया जाता था। इन भट्टियों में लोहे को काठ कोयले के साथ मिलाकर मिट्टी की छोटी छोटी हांडियों में रख दिया जाता था। तापमान के जटिल उतार चढ़ावों को नियंत्रित करते हुए प्रगालक इस्पात की सिल्लियाँ तैयार कर लेते थे, जिनका न केवल भारत बल्कि पश्चिमी और मध्य एशिया में भी तलवार बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता था।
वुड्स असल में कन्नड़ शब्द उक्कू, तेलुगु शब्द हुक्कू और तमिल व मलयालम शब्द उरक्कू यानी स्टील का ही बिगड़ा हुआ अंग्रेजी रूप है। भारतीय वुड्स स्टील ने यूरोपीय वैज्ञानिकों को काफ़ी आकर्षित किया था। विश्वविख्यात वैज्ञानिक और बिजली व विद्युत चुंबकत्व का आविष्कार करने वाले माइकल फैराडे ने भारतीय वुड्स स्टील की विशेषताओं का 4 साल 1818 से 1822 तक अध्ययन किया, परंतु दक्षिण भारत में इतनी प्रचलित वुड्स स्टील निर्माण प्रक्रिया 19वीं सदी के मध्य तक आते आते पूरी तरह लुप्त हो चुकी थी। क्या आप बता सकते हैं कि ऐसा क्यों हुआ होगा? भारत पर अंग्रेजों की जीत के साथ ही यहाँ का तलवार और हथियार उद्योग समाप्त हो गया और भारतीय कारीगरों द्वारा बनाए गए लोहे और इस्पात का स्थान इंग्लैंड से आए लोहे और इस्पात ने ले लिया। गतिविधि स्रोत 1 और 2 को देखें। अर्जी भेजने वालों ने अपनी भुखमरी के लिए किन परिस्थितियों को जिम्मेदार बताया है? चित्र 10 एक कपास कारखाने में काम करती मजदूर महिलाएं। सन 1900 के लगभग राजा दीनदयाल द्वारा लिखा गया चित्र। कताई विभाग में ज़्यादातर मजदूर महिलाएं होती थीं, जबकि बुनकर विभाग में ज़्यादातर पुरुष होते थे। प्रगलन चट्टान या मिट्टी को बहुत ऊंचे तापमान पर गर्म करके धातु तैयार करने या धातु की बनी चीज़ों को पिघलाने की प्रक्रिया, जिससे कोई नई चीज़ बनाई जा सके। चित्र 11 18वीं सदी के अंत में टीपू की तलवार। टीपू सुल्तान की तलवार की मूठ पर कुरान की आयतें लिखी हुई हैं, जिनमें युद्ध में फतह के संदेश दिए गए हैं। गौर से देखिए कि शेर का सिर मूठ के निचले सिरे की तरफ है। गतिविधि नवाबों और राजाओं की हार से लौह एवं इस्पात उद्योग कैसे प्रभावित होता था? धौंकनी हवा फेंकने का यंत्र। गांवों की उजड़ी भट्ठियां। वुड्स स्टील उत्पादन के लिए लोहे के परिशोधन की बेहद परिष्कृत तकनीक जरूरी थी, परंतु भारत में 19वीं सदी के अंत तक लोहे का प्रगलन एक सामान्य गतिविधि थी। खासतौर से बिहार और मध्य भारत के हरेक जिले में ऐसे प्रगालक कारगर थे जो लोहा बनाने के लिए लौह अयस्क के स्थानीय भंडारों का इस्तेमाल करते थे। इसी लोहे से कारखानों में दैनिक इस्तेमाल के औजार और साधन बनाए जाते थे। ज़्यादातर भट्ठियाँ मिट्टी और धूप में सुखाई गई ईंटों से बनी होती थी। प्रगलन का काम पुरुष करते थे, जबकि महिलाएं धौंकनी चलाती थीं। वे कोयले को लगातार दहकाने के लिए हवा फेंकती रहती थीं। 19वीं सदी के अंत तक आते आते लोहे के प्रगलन का हुनर खत्म होने लगा। ज़्यादातर गांवों में भट्ठियाँ ठंडी पड़ चुकी थीं और लोहे का उत्पादन गिरता जा रहा था। ऐसा क्यों हुआ? इसकी एक वजह तो नए वन कानून ही थे, जिनके बारे में आप अध्याय 4 में पढ़ चुके हैं। जब औपनिवेशिक सरकार ने आरक्षित वनों में लोगों के प्रवेश पर पाबंदी लगा दी, तो लोहा बनाने वालों को कोयले के लिए भला लकड़ी कहाँ से मिलती और लौह अयस्क भी वे कहाँ से ला सकते थे? वन कानूनों को नज़रअंदाज करते हुए वे अक्सर चोरी छिपे जंगलों में जाकर लकड़ी इकट्ठा कर लाते थे, परंतु लंबे समय तक केवल इसी तरह अपना कारोबार जारी नहीं रख सकते थे। लिहाजा बहुत सारे कारीगरों ने यह पेशा छोड़ दिया और वे आजीविका के दूसरे साधन ढूंढने लगे। कुछ क्षेत्रों में सरकार ने जंगलों में आवाजाही की अनुमति दे दी थी, लेकिन प्रगालकों को अपनी प्रत्येक भट्ठी के लिए वन विभाग को बहुत भारी कर चुकाने पड़ते थे, जिससे उनकी आय गिर जाती थी। 19वीं सदी के आखिर तक ब्रिटेन से लोहे और इस्पात का आयात भी होने लगा था। भारतीय लुहार भी घरेलू बर्तन व औजार आदि बनाने के लिए आयातित लोहे का इस्तेमाल करने लगे थे। इसकी वजह से स्थानीय प्रगालकों द्वारा बनाए जा रहे लोहे की मांग कम होने लगी। 20वीं सदी की शुरुआत तक लोहा और इस्पात बनाने वाले कारीगरों के सामने एक नई चुनौती आ खड़ी हुई। चित्र 13 मध्य भारत का एक गांव जहां लौह प्रगालकों का अगरिया समुदाय रहता था। अगरिया जैसे कई समुदाय लोहा बनाने में माहिर थे। 19वीं सदी के आखिर में बार बार पड़े अकाल की वजह से भारत के सूखे इलाके पूरी तरह तबाह हो चुके थे। मध्य भारत में बहुत सारे अगरिया कारीगरों ने काम बंद कर दिया, गांव छोड़ दिया और रोजी रोटी की तलाश में दूसरे इलाकों में चले गए। उनमें से बहुत सारे लोगों ने दोबारा कभी भट्ठियाँ नहीं चलाई।
स्रोत 3, एक व्यापक उद्योग। प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण विभाग की एक रिपोर्ट के अनुसार एक जमाने में लोहा प्रगलन भारत का बहुत व्यापक उद्योग था और सिंधु, गंगा व ब्रह्मपुत्र के विशाल बलुआ मैदानों के अलावा शायद ही कोई ऐसा जिला था जहां धातु मल न दिखाई देता हो। यहाँ के आदिम लौह प्रगालकों को ऐसी भंडारों से अयस्क हासिल करने में कोई परेशानी नहीं होती जिन पर कोई यूरोपीय लौह विशेषज्ञ एक पल के लिए विचार करना भी उचित नहीं समझेगा। भारत में लोहा व इस्पात कारखानों का उदय साल 1904 की बात है। अप्रैल के महीने में अमेरिकी भूवैज्ञानिक चार्ल्स वेल्ड और जमशेदजी टाटा के सबसे बड़े बेटे दोराबजी टाटा छत्तीसगढ़ में लौह अयस्क भंडारों की खोजबीन करते घूम रहे थे। वे भारत में एक आधुनिक लौह एवं इस्पात संयंत्र लगाने के लिए अच्छे लौह अयस्क भंडारों की तलाश में कई महीने और काफ़ी सारा पैसा खर्च कर चुके थे। जमशेदजी टाटा भारत में बड़ा लौह एवं इस्पात कारखाना लगाने के लिए अपनी संपत्ति का बड़ा भाग खर्च करने को तैयार थे, लेकिन इसके लिए पहली शर्त यह थी कि उम्दा लौह अयस्क भंडारों का पता लगा लिया जाए। एक दिन कई घंटे तक जंगल की खाक छानने के बाद वेल्ड और दोराब जी एक छोटे से गांव में जा पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि कुछ स्त्री पुरुष टोकरियों में भरकर लौह अयस्क ले जा रहे हैं। वे अगरिया समुदाय के लोग थे। जब उनसे पूछा गया कि वे अयस्क कहाँ से लाए हैं, तो उन्होंने दूर स्थित एक पहाड़ी की तरफ उंगली उठा दी। वेल्ड और दोराब जी घने जंगलों से होते हुए काफ़ी देर बाद थक कर उस पहाड़ी पर जा पहुंचे। पहाड़ी का अध्ययन करने के बाद वेल्ड ने बताया कि उन्हें जिस चीज़ की तलाश थी वह मिल चुकी है। रजहारा पहाड़ियाँ दुनिया के सबसे बेहतरीन लौह अयस्क भंडारों में से एक थी, लेकिन यहाँ एक परेशानी थी। यह सूखा इलाका था और कारखाना चलाने के लिए आसपास कहीं पानी नहीं था। लिहाजा कारखाना लगाने के लिए सही जगह के बारे में टाटा की तलाश जारी रही। अगरिया समुदाय के लोगों ने ही लौह अयस्क का एक और स्रोत ढूंढने की मदद दी, जहां से बाद में भिलाई स्टील संयंत्र को अयस्क की आपूर्ति की गई। कुछ साल बाद सुवर्ण रेखा नदी के तट पर बहुत सारा जंगल साफ करके फैक्ट्री और एक औद्योगिक शहर बसाने के लिए जगह बनाई गई। इस शहर को जमशेदपुर का नाम दिया गया। इस स्थान पर लौह अयस्क भंडारों के निकट ही पानी भी उपलब्ध था। यहाँ टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को की स्थापना हुई, जिसमें 1912 से स्टील का उत्पादन होने लगा। टिस्को की स्थापना बहुत सही समय पर हुई थी। 19वीं सदी में भारत आमतौर पर ब्रिटेन में बने स्टील का आयात कर रहा था। भारत में रेलवे के विस्तार की वजह से ब्रिटेन में बनी पटरियों की यहाँ भारी मांग थी। काफ़ी समय तक भारतीय रेलवे से जुड़े अंग्रेज विशेषज्ञ यह मानने को तैयार ही नहीं थे कि भारत में भी श्रेष्ठ इस्पात का निर्माण संभव है। जब तक टिस्को की स्थापना हुई, हालात बदलने लगे थे। 1914 में पहला विश्व युद्ध शुरू हुआ। ब्रिटेन में बनने वाले इस्पात को यूरोप में युद्ध संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए झोंक दिया गया। इस तरह भारत आने वाले ब्रिटिश स्टील की मात्रा में भारी गिरावट आई और रेल की पटरियों के लिए भारतीय रेलवे टिस्को पर आश्रित हो गया। जब युद्ध लंबा खिंच गया तो टिस्को को युद्ध के लिए गोलों के खोल और रेलगाड़ियों के पहिए बनाने का काम भी सौंप दिया गया। 1919 तक स्थिति यह हो गई थी कि टिस्को में बनने वाले 90% इस्पात को औपनिवेशिक सरकार ही खरीद लेती थी। जैसे जैसे समय बीता, टिस्को समूचे ब्रिटिश साम्राज्य में इस्पात का सबसे बड़ा कारखाना बन चुका था। सूती कपड़े की तरह लोहे एवं इस्पात के मामले में भी औद्योगिक विस्तार तभी शुरू हुआ जब भारत में ब्रिटिश आयात गिरने लगा और भारतीय औद्योगिक वस्तुओं की मांग में इजाफा हुआ। ये बदलाव पहले विश्व युद्ध के दौरान और उसके बाद सामने आए। जैसे जैसे राष्ट्रीय आंदोलन विकसित हुआ, औद्योगिक वर्ग ताकतवर होता गया और सरकारी संरक्षण की मांग बुलंद होती गई। भारत पर अपना नियंत्रण बनाए रखने के लिए संघर्षरत ब्रिटिश सरकार को औपनिवेशिक शासन के आखिरी दशकों में इनमें से बहुत सारी मांगें माननी पड़ी। धातु मल, धातु को गलाने से पैदा होने वाला कचरा।
चित्र 14, सुवर्णरेखा नदी के किनारे बनी टाटा आयरन एंड स्टील फैक्ट्री 1940। चित्र 15, युद्ध के आखिर में विस्तार। युद्ध की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए टिस्को को अपनी क्षमता और फैक्ट्री का आकार बढ़ाना पड़ा। विस्तार का यह काम युद्ध के बाद भी चलता रहा। इस चित्र में नए विद्युत संयंत्र और बॉयलर संयंत्र बनाए जा रहे हैं। जमशेदपुर 1919। अन्यत्र जापान में औद्योगिकरण के शुरुआती साल। 19वीं सदी के आखिर में जापान के औद्योगिकरण का इतिहास भारत के औद्योगिकरण से बिल्कुल उल्टा दिखाई देता है। भारत में औपनिवेशिक सरकार ब्रिटिश वस्तुओं का बाजार बढ़ाना चाहती थी, इसलिए उसने भारतीय उद्योगपतियों को किसी तरह की सहायता नहीं दी। दूसरी तरफ जापान की सरकार ने अपने देशी उद्योगों को खुलकर बढ़ावा दिया। 1868 में जापान की सत्ता संभालने वाले मेजी राजवंश का मानना था कि जापान को पश्चिमी प्रभुत्व का सामना करने के लिए औद्योगिकरण के रास्ते पर चलना चाहिए। इसलिए उसने औद्योगिकरण को आगे बढ़ाने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए। इसी क्रम में डाक सेवाएं, टेलीग्राफ, रेलवे और वाष्प चालित जलपोतों का विकास किया गया। पश्चिम से नवीनतम तकनीक का आयात किया गया और उसे जापान की ज़रूरतों के हिसाब से ढाला गया। जापानी पेशेवरों को प्रशिक्षित करने के लिए विदेशी विशेषज्ञों को बुलाया गया। निवेश के लिए सरकारी बैंकों से उद्योगपतियों को उदार शर्तों पर कर्जे दिए गए। सरकार ने पहले विशाल उद्योग शुरू किए और बाद में उन्हें सस्ती कीमत पर व्यावसायिक घरानों को बेच दिया। भारत में औपनिवेशिक प्रभुत्व ने औद्योगिकरण के रास्ते में बाधाएं पैदा कर दी थी, जबकि जापान में विदेशी कब्जे के भय की वजह से ही औद्योगिकरण को बढ़ावा मिला था। लेकिन इसका अर्थ यह भी था कि जापान का औद्योगिक विकास शुरू से ही उसकी सैनिक ज़रूरतों से जुड़ा हुआ था। आइए कल्पना करें कि आप 19वीं सदी के आखिर के भारतीय बुनकर हैं। भारतीय फैक्ट्रियों में बने कपड़े बाजार में छाए हुए हैं। ऐसी स्थिति में आप अपनी ज़िंदगी में क्या बदलाव लाएंगे?